रैली के ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा, लर्न मार्केट ऑनलाइन.com के मनीष शर्मा और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ के बीच मुकाबला होगा। लेकिन सबसे पहले इस बीच मार्केट का मूड देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाजार में देखने को मिल रहा है। निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर अब कारोबार करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर 66 अंकों की बढ़त है और 15,737 के लेवल से भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज का जो मोमेंटम बना है मार्केट का, वो तेजी का ही बनता हुआ दिखा है। स्टॉक्स देखते हैं कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मोमेंटम में। सबसे पहले आप देखिए, अगर आज मेटल स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग हमने आते हुए देखी है। और अगर आप गेनर्स की लिस्ट देखेंगे तो अदानी पोर्ट, श्री सीमेंट, यूपीएल, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, यहाँ पर 3% से लेकर 5.5% का मूव है आज के सेशन में। ऑटो स्टॉक्स इनफैक्ट टाटा मोटर्स ही नहीं, बाकी ऑटो स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। इसके अलावा पूरे अदानी ग्रुप में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हमने अदानी पावर क्विंटल में 20% की तेजी दिखाते हुए देखा था। अदानी पोर्ट्स अभी भी 5.5% ऊपर कर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है आज के सेशन में। पावर स्टॉक्स में खरीदारी है। सीमेंट स्टॉक जोरदार एक्शन में बने हुए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% ऊपर है। श्री सीमेंट में हम 3% की मजबूती देख रहे हैं। पावर शेयर्स अगर आप देखेंगे तो अदानी पावर का तो हमने जिक्र किया था, लेकिन इसके अलावा टोरेंट पावर, भेल, टाटा पावर, यहाँ भी मोमेंटम काफी तेजी का देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम वो पॉकेट्स है जो कि तेजी के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस हफ्ते के लिए, उस पर फोकस करते हैं और फिर कौन से स्टॉक्स उन्होंने चुने हैं इस पर भी बातचीत करेंगे। रैली की ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा, लर्न मार्केट ऑनलाइन के मनीष शर्मा और अमित सेठ हमारे साथ मौजूद है। तीनों एक्सपर्ट्स का स्वागत भी है। अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई है उसमें हम दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप्स में बाइंग देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अजीत आप बताइए, नए हफ्ते का मुकाबला है, क्या स्ट्रैटेजी लेकर आप चलेंगे? मिड कैप्स पर फोकस रहेगा या फिर लार्ज कैप्स की तरफ भी देखेंगे? गुड मॉर्निंग दीपाली देखिए, 3 हफ्ते हो चुके हैं तेजी को। इंडेक्स में करीब 14,700 लेकर 15,700 तक की रेंज अभी तक दिखा चुके हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बाजार में। अभी भी वो मोमेंटम थमता हुआ दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से आज के सेशन में हम देखा कि शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव हुई, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडेक्स गेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक दीपाली दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटीज है, मिड कैप और लार्ज कैप दोनों साइड पे। तो हमारा फोकस वही रहेगा, जहां पे भी मोमेंटम हमको मिल रहा होगा डेफिनेटली विल लुक टू इट। बट आज के दिन में सारा मेरा फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप पे ज्यादा है। जिस तरीके से मुझे लगता है कि करीब 15,800 16,000 की जो रेंज होगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा इंडेक्स को सस्टेन करना। तो बायस पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है शायद इतना स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इंडेक्स में ना मिले, इसके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप से स्टार्ट करेंगे इस वीक। तो फोकस रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स का अजीत मिश्रा की ओर से। मनीष, क्या व्यू है मार्केट्स पर? निफ्टी तो रिकॉर्ड स्तरों पर है, क्या आउटलुक यहां से मार्केट्स पर लेकर चल रहे हैं और क्या रणनीति रखेंगे? 15,800 15,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और नीचे में 15,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये 300 350 पॉइंट की रेंज में लग रहा है निफ्टी। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें ज्यादा देखने मिल सकता है, इसलिए ज्यादा फोकस रहेगा लार्ज कैप पे और मिड कैप स्टॉक्स पे। ओके, ठीक है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस रहेगा और साथ ही मिड कैप में भी सिलेक्टिव रहेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अमित से। अमित, आप बताइए आपका आउटलुक क्या है इन लेवल से, क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं? दीपाली जी, बेसिकली निफ्टी का ट्रेंड अप है। 15,500 में एक अच्छा सपोर्ट देखा जा रहा है। दिस इज अ बाय ऑन डिप मार्केट और निफ्टी यहाँ पे आके थोड़ा स्टॉल कर रहा है, लेकिन मेरा इसका शॉर्ट टर्म टारगेट इज अराउंड 15,800 से लेके 16,000 तक। लेकिन फॉर दैट टू हैपन मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स को इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और हमारी रणनीति थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी एंड इट विल बी अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। ओके, तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का मिक्सचर रहेगा यहाँ पर। चलिए अब स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। मनीष, पहले आप बताइए, आपने कहा कि दिग्गजों की तरफ ज्यादा बायस आपका रहेगा, पहला स्टॉक कौन सा चुन रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी है? जी, पहला कॉल बजाज फाइनेंस सेल सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी एग्रेसिव गैप डाउन हमें देखने मिला और एग्रेसिव सेल ऑफ हमें देखने मिल रहा है। मेजर लेवल्स जो सपोर्ट लेवल्स थे वो टूट चुके हैं और यहाँ से मुझे लगता है 10-15% का इजीली फॉल हमें देखने मिल सकता है। 5250 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में 5820 के स्टॉप लॉस के साथ में काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बनता है। ओके, तो आपने जो पहला स्टॉक चुना है वो चुना है बजाज फाइनेंस का और यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है आपकी ओर से। ऑलरेडी हमने देखा बजाज फाइनेंस का जो मूड माहौल है आज का वो वीक ही दिख रहा है और इसीलिए यहाँ पर आपके लिए बेचने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस से रेकमेंड कर रहे हैं वो 5820 का है, टारगेट आपका रहेगा 5250 का। तो
फोकस कीजिए, जो कॉल्स आपको दी जा रही हैं, जो लेवल्स आपको बताया जा रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अब चलते हैं अमित के पास। अमित बताइए, आपने कहा मिड कैप स्मॉल कैप का मिक्सचर रखेंगे, पहला स्टॉक कौन सा रहेगा, लार्ज कैप कैटेगरी का या फिर मिड कैप स्पेस से स्टॉक चुनेंगे? मैं लार्ज कैप और मिड कैप मैंने कहा था, स्मॉल कैप में मेरा फोकस अभी नहीं है। मेरा पहला स्टॉक सिलेक्शन है ग्रासिम। इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा गया वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न में, एंड दिस स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, और इसका स्टॉप लॉस लेवल इज अराउंड 1480 एंड माय टारगेट इज 1600। और अगर ये स्टॉक कोई 2 से 3 महीने तक लगता है तो इसमें हमें 1800 तक के लेवल्स देखने में मिल सकते हैं। ओके, तो ग्रासिम में पहला स्टॉक जो कि 1525 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1521 के आसपास इनफैक्ट, और जो स्टॉप लॉस से रेकमेंड कर रहे हैं वो 1480 का है, टारगेट रहेगा 1600 का। आज इनफैक्ट हमने पूरे ही सीमेंट स्पेस में बाइंग देखी भी है, तो इसीलिए भी जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर रहेगी वो पॉजिटिव साइड पर ही रहेगी। और शुरुआत में हमने जिक्र किया भी सीमेंट स्पेस के कौन कौन से शेयर्स जो मोमेंटम दिखा रहे हैं। अजीत आप बताइए, आपने क्लियर किया था मिड कैप स्मॉल कैप्स पर आपका फोकस है, पहला स्टॉक मिड कैप कैटेगरी का कौन सा चुन रहे हैं? बिल्कुल दीपाली, तो देखिए पहला स्टॉक मेरा IEX है। मई में अपने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद काफी नैरो कंजेशन जोन में ये बेसिकली ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट करीब 2 हफ्तों से। बहुत नैरो रेंज है इसकी। तो अब मुझे लगता है जिस तरीके से 10-15 दिन की कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है। अच्छी बात यह है दीपाली कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, बिकॉज जो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीब 350 के अराउंड पे आता है। तो उसके नीचे अगर स्टॉक आएगा एनीवेज ये मोमेंटम लूज कर देगा या फिर पॉजिटिविटी लूज कर देगा। तो मेरे हिसाब से 350 के स्टॉप लॉस के साथ IEX को आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं 385 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। और देखिए मोमेंटम है भी इस स्टॉक में। आज आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी आ चुका है, 365 के आसपास कर रहा है ट्रेड, 2.5% की मजबूती है। और जो स्टॉप लॉस आपको सुझाया गया है यहाँ पर वो रहेगा 350 रुपए का, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अजीत की 385 तक जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो खरीदारी की साइड ही रहेगी। चलिए अब चलते हैं वापस मनीष के पास, क्योंकि मनीष ने जो पहला स्टॉक बताया है वो बजाज फाइनेंस पर उनकी कॉल है बिकवाली की। मनीष बताइए, अगला स्टॉक आप कौन सा पिक कर रहे हैं दिग्गज स्पेस से और क्या रणनीति है? जी नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टाटा कंज्यूमर बाय। टाटा कंज्यूमर में एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। 700 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन अगर 700 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक बड़ा मूव हमें देखने मिल सकता है। शो के हिसाब से मैंने 750 का टारगेट दिया है, लेकिन मुझे लगता है अगर 750 भी क्रॉस करता है तो 800 तक भी जा सकता है। तो अगर 1-2 दिन में कुछ मूवमेंट होता है तो मैं डेफिनेटली इसमें टारगेट भी चेंज करना चाहूंगा, और 750 से 800 तक के टारगेट के लिए हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। ओके, तो टाटा कंज्यूमर चुना गया है। और टाटा कंज्यूमर आप देखिए ऑलरेडी वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में सुबह ओपनिंग के बाद से ही देखने को मिला है। खरीदारी की सलाह है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मनीष के 750 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 700 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जो एक्शन है, प्राइस एक्शन, वो काफी तेजी का बना हुआ है और दिन के हाई पॉइंट पर ही ये स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। तो टाटा कंज्यूमर और बजाज फाइनेंस, ये 2 ट्रेड्स मनीष की ओर से हैं। जैसे बजाज फाइनेंस में बिकवाली की सलाह है, टाटा कंज्यूमर आप खरीद के चल सकते हैं। अमित आप बताइए, ग्रासिम के बाद दूसरा स्टॉक कौन सा पिक कर रहे हैं? दीपाली जी, मेरा सेकंड स्टॉक है वी-गार्ड। इसमें एक 5 ईयर का ब्रेकआउट पैटर्न देखा गया था और कल इसमें बहुत अच्छा रीटेस्ट हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। और मुझे आने वाले दिनों में वी-गार्ड लगता है कि इजीली 285 से 300 ट्रेड कर सकता है, और इसका स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 258 और शो के लिए टारगेट रहेगा 285 का। ठीक है, तो जो ट्रेड आपको बताया गया है वो वी-गार्ड पर बताया गया है। यहाँ पर आप 267 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 258 का स्टॉप लॉस, टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 285 का, तो यहाँ पर बाय करने की स्ट्रैटेजी है। अच्छा अमित, अपना तीसरा ट्रेड भी आप बता दीजिए, क्या सजेशन है? मेरा तीसरा ट्रेड है BEML। इस स्टॉक ने काफी अच्छा बेस बनाया है। बेस बनाने के बाद ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था और आज वो साइडवेज कंसोलिडेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 1372-75 के ऊपर आज क्लोजिंग दे देता है तो इसमें एक हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और मेरा BEML का टारगेट इज अराउंड 1500 और मेरा स्टॉप लॉस 1330 रहेगा। ओके, तो BEML है अगला ट्रेड, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। और जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1500 के आसपास का है और स्टॉप लॉस आप 1330 के मेंटेन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है BEML पर।
अब चलते हैं अजीत के पास और अजीत से जान लेते हैं कि वो दूसरा ट्रेड कौन सा पिक कर रहे हैं। तो IEX यहाँ पर तो आपके बाय की स्ट्रैटेजी है अजीत, लेकिन दूसरा शेयर ये भी खरीदारी की साइड है। और कौन सा चुना है आपने मिड कैप कैटेगरी का? दीपाली, दूसरा स्टॉक मेरा पेंट स्पेस से है। अपने रिकॉर्ड हाई करीब 680 के रिकॉर्ड हाईस को बनाने के बाद पिछले करीब 4 महीनों से कंसाइन नैरोलैक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 540 से 600, ऑलमोस्ट अभी अपने अपर बैंड के पास से ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से अब ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट इज वेरी हाई। तो मुझे लगता है शायद मुश्किल होगा ब्रेकआउट के बाद एंट्री करना, तो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ उसको कि यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 650 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए आप कंसाइन नैरोलैक में लॉन्ग पोजीशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसाइन नैरोलैक में खरीदारी की सलाह है, जहां पर 650 के टारगेट हैं। अभी 595 के आसपास कर रहा है ट्रेड, 580 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अजीत, एक और ट्रेड आप ऐड कर सकते हैं, तो अभी करेंगे या फिर आप सेकेंड हाफ में या फिर थोड़ी देर बाद ये स्टॉक का एडिशन करेंगे? दीपाली, देखिए यहाँ पे मेरा तीसरा स्टॉक भी रेडी है, बिकॉज जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में, पहले मैं सोचा थोड़ा सा वेट करें, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जो शुगर स्टॉक्स हैं वहां पे ट्रैक्शन दोबारा से लौट के आ रहा है। दीपाली, काफी कंसोलिडेशन देखा हमने, काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी पिछले महीने, उसके बाद पिछले करीब 8-10 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। उनमें जो बेस्ट स्टॉक मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे वो है EID पैरी, करीब 429 के अराउंड पे दीपाली ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है जिस तरीके से पेनेंट फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, तो जो मूव आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। मतलब चांसेस ऑफ अपसाइड जो एक मोमेंटम का वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप EID पैरी में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। 414 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 460 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है EID पैरी में। कंसाइन नैरोलैक दूसरा ट्रेड है अजीत मिश्रा की ओर से, और तीसरा ट्रेड रहेगा EID पैरी का, जहां पर बाय करने का सजेशन है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। अजीत, एक और स्टॉक पे राय दीजिए जहां पर एक सडन स्पॉट हमने आते हुए देखा है, क्योंकि वो है ITI लिमिटेड का। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन में बढ़ा है और स्टॉक का दिन के हाई पॉइंट पर कर रहा है ट्रेड। आपके क्विक कमेंट स्टॉक पर? देखिए, ITI में डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रैक्शन जरूर देखने को मिला है दीपाली, बट मुझे लगता है कि हायर लेवल थोड़ा सा दिक्कत करेगा। करीब 128-130 की जो रेंज है वहां जाके शायद थोड़ा सा पॉज करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है 123 के स्टॉप लॉस के साथ, आप होल्ड करिए पोजीशन को 130 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर व्यू आपको मिला है, लेकिन चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो तीनों खिलाड़ियों की जो 3-3 कॉल्स है उसके बेसिस पे उनका जो शुरुआती प्रदर्शन है वो कैसा है वो आपके सामने रखेंगे। कॉल्स का एक रिकैप भी करेंगे और साथ ही एक बात करेंगे बोर्डरूम की, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी। तो आगे का आउटलुक समझेंगे PNB से भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ आप करो, बाकी फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ करेगा। इसका गमा ओरिजिनल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ, हेल्दी से भी ज्यादा हेल्दी ऑयल। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में जीवन के साथ जीविका को बचाने को भी प्राथमिकता दे रही है, जिसके चलते राज्य में दोबारा सामान्य स्थितियां बनाने और आम जन की सुविधा के लिए नियमों के साथ 600 से कम एक्टिव केसेस वाले जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 61 जनपदों में कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक छूट दी है और एक व्यवस्था बनाई है कि जिन भी जनपदों में 600 से कम एक्टिव केस होंगे वहां स्वतः कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के कारण प्रभावित हुए रेहड़ी, खोमचा, खोखा वाले पटरी दुकानदारों, परंपरागत कामगारों और जरूरतमंद लोगों के लिए मासिक भत्ते की शुरुआत करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 700 करोड़ की लागत से 8,80,000 पंजीकृत श्रमिकों को 1,000 रुपए मिलेंगे। वापस आए हैं तो अच्छा लग रहा है काम पे, और अब अनलॉक जो हो रहा है धीरे धीरे काम मिल रहा है। अब उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा।
साथ ही कोरोना काल के बावजूद सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मंडियों के सभी नियमों के पालन के साथ रिकॉर्ड 41.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड की रफ्तार को रोकने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश में जीवन भी जीविका भी। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें 10 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है और ये सॉफ्ट क्लोजिंग भी है। ये देखो। अरे वाह। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। German quality you can trust. इसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? अब इन्वेस्ट करते हैं कुछ गोल्ड शोल्ड में। हाँ? आज दूध मांग रहा है, कल स्कूल की फीस, फिर अपने स्टार्टअप के लिए तुम्हारे पैसे। बेहतर इन्वेस्टमेंट चुनो। डाउनलोड स्टॉक बास्केट। This is painless. स्टॉक बास्केट एक्सपर्ट सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, टॉप इंडियन कंपनीज के साथ आगे बढ़ो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. A leading integrated metal producer, Shyam Metallics. Real steel, real strength. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और बाजार अभी भी तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए 64 अंकों की बढ़त है। निफ्टी में 15,700 के ऊपर ये कारोबार करते हुए दिख रहा है और मुकाबला हो रहा है 3 खिलाड़ियों के बीच में। अब तक आपको 3 कॉल्स मिली हैं अजीत मिश्रा की ओर से, जिनका बायस है सिर्फ खरीदारी की तरफ। अमित सेठ ने भी आपको 3 कॉल्स बताई हैं और साथ ही मनीष शर्मा 2 कॉल्स ऑलरेडी बता चुके हैं। एक ट्रेड इनकी ओर से बाकी है आज। बजाज फाइनेंस पर इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है, टाटा कंज्यूमर खरीदने की राय है। अब तीसरा स्टॉक क्या है मनीष बताइए, थर्ड स्टॉक कौन सा पिक कर रहे हैं? जी ऑटो सेक्टर में आज काफी एग्रेसिव बाइंग हमें देखने मिली है और टाटा मोटर्स में यहाँ से अगर आप देखो 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद में एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट हमें देखने मिला है और मुझे लगता है यहाँ से काफी अच्छा बाय रह सकता है 370 और 400 तक के टारगेट के लिए। तो 332 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 370 और अगर 370 भी सस्टेन करता है तो 400 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉल आ रही है वो है टाटा मोटर्स पर खरीदारी की सलाह है 370 के टारगेट के लिए। तो चलिए तीनों खिलाड़ियों की ओर से 3 ट्रेड्स हमें मिल चुके हैं। अब एक क्विक रिकैप आपके सामने लाते हैं और बताते हैं कि कौन लीड कर रहा है। शुरुआत कर लेते हैं अजीत मिश्रा की कॉल से और जो अजीत ने 3 कॉल्स चुनी है उसमें उनकी ओर से सलाह है EIX पर खरीदारी की, 385 के टारगेट है, स्टॉप लॉस है 350 का। दूसरा ट्रेड इन्होंने पिक किया है कंसाई नैरोलैक का, 650 के टारगेट और स्टॉप लॉस 580 का रहेगा। थर्ड स्टॉक है EID पेरी जहां पर 414 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की सलाह है, 460 का आप रखिए टारगेट। इसके अलावा मनीष शर्मा ने जो 3 कॉल्स बताई हैं इन्होंने मिक्स ट्रेड लिए हैं, एक बिकवाली का है, 2 खरीदारी की साइड है। बजाज फाइनेंस पे बिकवाली की सलाह है, 5250 की टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 5820 का रहेगा। टाटा मोटर्स इन्होंने खरीदने की राय दी है अभी 370 के टारगेट और टाटा कंज्यूमर में 750 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है, 680 का रखिए स्टॉप लॉस। अमित सेठ का पोर्टफोलियो देखिए, जो 3 शेयर्स इन्होंने आज अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं उसमें ग्रासिम 1600 के टारगेट हैं, 1480 का स्टॉप लॉस। वी गार्ड में 285 के टारगेट हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 258 का और BEML यहाँ पर 1500 के टारगेट हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 1330 का। अब तीनों खिलाड़ियों की जो रिटर्न्स हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि जो शुरुआती फिगर्स हैं वो तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तीनों में मुकाबला कड़ा रहने वाला है, क्योंकि 1 से 1.5% के बीच में तीनों खिलाड़ियों की ओर से रिटर्न्स आ रहे हैं। अमित हैं 0.7% के रिटर्न्स के साथ, मनीष का पोर्टफोलियो डिलीवर कर रहा है 1.5% का रिटर्न और साथ ही अजीत का पोर्टफोलियो डिलीवर कर रहा है 1% का रिटर्न।
तो ये है तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो का हाल। तो सो फार जो सिचुएशन है उसमें 1.17% के रिटर्न के साथ मनीष शर्मा लीड करते हुए पहले पायदान पर, जिन्होंने बजाज फाइनेंस बिकवाली की सलाह, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स खरीदने की सलाह दी है। दूसरे स्टेज पर है अजीत मिश्रा, जिन्होंने फोकस किया है मिड कैप्स पर और तीनों कॉल्स उनकी ओर से खरीदारी की ओर से मिली है। और तीसरे लेवल पर फिलहाल है अमित सेठ, जो कि 1/4% का रिटर्न उनका पोर्टफोलियो फिलहाल डिलीवर कर रहा है। तो ये है तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो का हाल। तो ये अब तक के रिटर्न है। शुक्रिया आप तीनों का ही शो में आने के लिए और अपनी 3 कॉल्स बताने के लिए। गुड लक आपको रिमेनिंग सेशन के लिए और इस पूरे हफ्ते के लिए। लेकिन अब बात करेंगे बोर्ड रूम की और फोकस हमारा रहेगा पंजाब नेशनल बैंक पर, जिनके रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद आगे का आउटलुक क्या है उस पर बातचीत करते हैं। पीएनबी के एमडी और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर्स हालांकि अगर आप देखेंगे पीएनबी के, तो हमने देखा था इस बार के नंबर्स में जो ओवरऑल आंकड़े रहे थे वो काफी मिक्स थे। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 2% के आसपास बढ़ी थी। मुनाफा 586 करोड़ का रहा था 10,132 करोड़ के लॉस के सामने। मिस्टर राव, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। पहले तो ये जानना चाहेंगे, अब जैसे जैसे अनलॉक शुरू हो गया है इस हफ्ते से, आपके क्या प्लान है? पीएनबी हाउसिंग को लेकर एग्जैक्टली आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप स्टेक सेल करेंगे आगे पीएनबी हाउसिंग में, या फिर जो दूसरी सब्सिडरीज हैं उनको लेकर एग्जैक्टली आपकी क्या प्लानिंग है? नहीं, पीएनबी हाउसिंग का और चॉइस मतलब कैनरा एचएसबीसी इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों हमारी वर्टिकल एसोसिएट कंपनी से, इसका दोनों का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जांपल पीएनबी हाउसिंग की बात आती है, आपके जानकारी में होगा कि पिछले 1.5 साल से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अपनी कैपिटल के लिए जुटाने के काम में पड़े हुए थे। और उसमें इनिशियली हम भी सोच रहे थे कि राइट्स इश्यू के माध्यम से उसमें कैपिटल में कंट्रीब्यूट करें। हालांकि हमारी अभी होल्डिंग है 32.62, आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक हमें 30% के नीचे रखना था। पिछले 2 साल पहले हमें आरबीआई ने बताया था, लेकिन हम कम नहीं कर पाए, इसलिए कि मार्केट में वैल्यूएशंस ठीक नहीं थे उसका। तो इसकी वजह से रेगुलेटरी इश्यू को ध्यान में रखते हुए हमने फिर पीएनबी हाउसिंग को बताया कि आप अपने आप कैपिटल के लिए कोशिश करिए। और उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ओरिजिनली 1.5 साल पहले 2000 की रिक्वायरमेंट थी, बाद में कोविड और ये जो कोविड सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए रिक्वायरमेंट बढ़ी है। बार बार मार्केट में जाने से ये निर्णय लिया गया कि जो इन्वेस्टर है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, वो अगर कंट्रीब्यूट करने में इच्छुक रहेंगे तो वो कैपिटल बढ़ा सकते हैं। तो जिसके अंतर्गत विद इन द गाइडलाइंस ऑफ रेगुलेटरी इन द पब्लिक डोमेन जो इंफॉर्मेशन अभी आई है उसके मुताबिक जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के बाद पीएनबी की जो स्टेक है वो कम होके 21 या 20.8% तक आएंगे। हालांकि हम कोई सेल नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्टेक रखेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में और हमारी ब्रांड भी पीएनबी हाउसिंग के साथ रहेगी। पीएनबी हाउसिंग के लिए भविष्य में जो पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ये जो कैपिटल जरूरी थी, इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट का प्रक्रिया हो रही है। ओके, तो ये क्लियर है कि पीएनबी हाउसिंग में आपका स्टेक बरकरार रहेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर अर्निंग्स पर लौटें तो इस बार के नंबर्स में आपके स्लिपेजेस 24,172 करोड़ पर रहे हैं, राइट ऑफ भी 7,228 करोड़ पे रहे हैं। जो एमएसएमई रिस्ट्रक्चर्ड बुक है वहां पर हमने कॉन्जिक्यूटिव राइज देखा है सीक्वेंशियल बेसिस पे अगेन। तो एक सेंस लेना चाहेंगे कि आपके जो लोन रिकवरी का लेवल है वो कहाँ स्टैंड करता है, स्पेशली बिग अकाउंट्स में जो रिकवरी कैसे प्रोग्रेस कर रही है? देखिए, रिकवरी की बात आती है तो एनसीएलटी और नॉन एनसीएलटी नॉर्मल रिकवरी, मतलब बड़े अकाउंट्स में 2 केसेस है, एक एनसीएलटी में गए हुए केसेस है और नॉन एनसीएलटी वाला, और छोटे अकाउंट्स में नॉर्मल रिकवरी। ये हम उम्मीद करते हैं तीनों कैटेगरीज में। तो कोविड की वजह से एनसीएलटी में केसेस में भी थोड़ा इम्पैक्ट आया था क्योंकि हियरिंग वगैरह नहीं हो रहे थे, मगर जो केसेस फाइनल स्टेज में थी वहां हियरिंग हो गई है और रेजोल्यूशन पास भी हो गया। केवल पैसा रिकवर करना था, उन केसेस में हमारी फॉलोअप थी। तो उसके उन्हीं में मार्च महीने से पहले हमें रिकवरी आया था भूषण पावर में, 3,000 रुपए की रिकवरी आई है हमें। पूरी तरफ वो 100% प्रोवाइडेड था, इसलिए हमें चांस मिला, अच्छी स्कोप मिली वो 3,000 को राइट बैक करके और बाकी जगह प्रोविजन करने के लिए। उसी प्रकार बड़े अकाउंट और एक है जो डीएचएफएल, जिसमें थोड़ा लिटिगेशन चल रही है एनसीएलईटी में, उम्मीद करते हैं उसमें भी रिकवरी आएगी। रिकवरी 30 जून से पहले नहीं आ पाएंगे तो जुलाई महीने में आ सकती है। बड़े अकाउंट्स में एनसीएलटी के लेवल पे इतना ही है। बाकी जो अकाउंट्स है उसमें कुछ अकाउंट्स में हम
NARCL जो ARC और AMC का फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया था जो निर्माण होने जा रही है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 जून तक वो पूरी तरफ फंक्शनिंग शुरू करेंगे। और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया तकरीबन 8,000 करोड़ की लोन्स है जिसमें पूरी तरफ प्रोवाइडेड है, 100% प्रोविजन किया हुआ है। उन अकाउंट्स को हम NARCL में ट्रांसफर करेंगे। उसमें फिर आगे NARCL उसको बेचते हुए मतलब थ्रू स्विच चैलेंज मेथड, ऑक्शन मेथड, उसमें रिकवरी जो आएगी हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैंक में बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं होगी क्योंकि वो 100% प्रोवाइडेड अकाउंट है। ओके, फेयर एनफ। यानी एक चीज तो क्लियर है जो कि आपने कहा कि जो बड़े अकाउंट्स है वहां से रिकवरी जून एंड से आना शुरू हो जाएगी, और अगर जून एंड नहीं तो जुलाई से फॉर श्योर ये रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक चीज और, क्या इस रिकवरी में मदद मिलेगी अगर मेहुल चौकसी, नीरव मोदी वापस भारत आते हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान बैंक को इन दोनों नामों ने पहुंचाया है, यहाँ पर क्या कमेंट्स हैं? See, there are two things. एक तो सेंटिमेंट इम्पैक्ट करेगा अच्छी तरफ पॉजिटिवली, अगर इन लोगों को पकड़ यहाँ पर लाते हैं इंडिया में, और उससे क्या होगा कि जहां भी उनकी पैसा रहेंगे वो रिकवरी बैंक के पास आने की संभावना बनती है। ये तो असेट्स कन्फिस्केट करने के बाद उसके माध्यम से रिकवरी करना, सेकंड आदमी को अरेस्ट करके यहाँ लाने के बाद जब ला की जो अपनी प्रक्रिया में वो आएंगे उसमें फिर उसकी इम्पैक्ट मॉरली आएगी रिकवरी आने की। ये दोनों केसेस में अलग अलग है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का एक प्रकार है, और इनका जो विजय मल्ल्या जी का अकाउंट में हमारी ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, और उनकी ये 5,600 करोड़ की जो अभी पेपर में आई है जिसको बैंक को बेच के भरने वाली इश्यू जो है, उससे पहले भी कई एसेट्स उनको लीड बैंकर सेल करते आए हैं। सेल करने के बाद जो पैसा आ रही थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बैंक में। हालांकि हमारे पास पिछले 1 साल में थोड़ी थोड़ी अमाउंट रिकवरी तो आ रहे हैं, बड़ी अमाउंट नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट। तो ये 5,600 करोड़ का भी अगर सेल हो जाती है, अच्छी बात है, रिकवरी आएंगे बैंक्स के लिए। कंपैरेटिवली हमारा एक्सपोजर कम है इन ग्रुप के लिए। जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर राव बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से। उम्मीद यही करते हैं जिस रिकवरी की आप बात कर रहे हैं वो ऑन ट्रैक रहे। गुड लक आपको एग्जिस्टिंग क्वार्टर और कमिंग क्वार्टर्स के लिए। शुक्रिया आपका। अगर आप PNB के स्टॉक को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था पिछले हफ्ते, आज थोड़ा सा हल्का हुआ है, 42 रुपए के आसपास कर रहा है ट्रेड। 1.5 से 2% की वीकनेस स्टॉक में हम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे हमारे खास मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ की। वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है, और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी इसमें सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां-कहां पहुंची।